हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, और उसकी कैपेसिटेंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में देखो आप क्या कर रहे थे, गॉस लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने देखा था कि हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे थे तो अपने पास में क्या था, एक उसका रजिस्टर होता था और रजिस्टर की क्या होती थी, रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे के वैसे यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर, और कैपेसिटर की क्या होती है, कैपेसिटेंस। और फिर आगे जब हम जाके पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो वहाँ भी क्या होगा, अपना इंडक्टर यूज करते हैं तो उसकी क्या होगी, इंडक्टेंस। तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे सिमिलर सा वर्ड नहीं लग रहा कि यार जब रजिस्टर के अंदर यूज कर रहे थे तो वहाँ रेजिस्टेंस थी, यहाँ कैपेसिटेंस है, आगे इंडक्टेंस है, तो ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करती होगी कुछ ना कुछ, तो ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है, ओके। मोस्टली आपने सबने ये देखा होगा अपने घरों के अंदर कि जैसे क्या होता है कि मतलब आपको कभी आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा फैन खराब हो गया और इसको ठीक करवा ला, या तू थोड़ा बहुत देख ले ठीक कर सकता है, तो तब आप क्या करते हो, फैन को उतारने के बाद कि मम्मी इसका क्या हो गया, कंडेंसर जल गया, ठीक है, बोलते हो ना सब। तो आप बोलते हो कि इसका कंडेंसर जल गया, और आपने देखा होगा वाइट कलर का एक नीचे दो वायर निकले होते हैं और पूरा वाइट कलर का एक सेल सा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपना कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का मेनली यूज क्या होता है अपने ये पंखे में या पानी की मोटर में, और अदरवाइज आपके कूलर की मोटर हो गई, ठीक है, बड़े बड़े जनरेटर हो गए, इनमें सब में लगा होता है, ओके। तो देखो कैपेसिटर का काम होता है कि आपके पंखे को क्या करना, घुमाना, ठीक है। आप कभी कभी ये बोलते हो कि इस मतलब जो भी अपना पंखा है इसके अंदर लाइट तो आ रही है, बट क्या हो रहा है, पंखा घूम नहीं रहा है, ठीक है। मोटर के अंदर लाइट तो जा रही है बट मोटर काम नहीं कर रही है, अर्थात घूम नहीं रही है, ठीक है। आप ऐसे ही बोलते हो, तो उसको घुमाने का काम कौन करता है, कैपेसिटर, ठीक है। और देखो कैपेसिटर का मेनली काम क्या होता है, क्या करता है, मतलब ऐसा ही जिससे ये पंखे को घुमाता है, ये क्या करता है, आपके जो स्विच होता है ना उससे लाइट लेता है, एक साथ ये मतलब चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, और अपनी क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने चार्ज के रूप में जो स्टोर की थी वो एक साथ किसको देता है, फैन को देता है, ठीक है। और फिर फैन झटके से घूमना स्टार्ट हो जाता है। चलो ठीक है, हमने ये देख लिया कि कैपेसिटर का क्या काम होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले ब्रीफली क्या करते हैं, कैपेसिटर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम कैपेसिटेंस के बारे में लिखेंगे। ये क्या हो गया आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो लिख लो इसका, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और चार्ज के रूप में भी इसको क्या करते हो, लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइक चार्ज स्टोर कर लिया उसमें, ठीक है, चार्ज एंड गिव इट एट वंस। ये क्या करता है आपका, एक साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी डिवाइस होती है उसको क्या कर देता है, प्रोवाइड करवा देता है, और फिर डिस्चार्ज हो जाता है, अगेन क्या होता है, चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज हो जाता है। तो देखो इसका क्या काम हो गया, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का काम हो गया। देखो मैं आपको एक सर्किट से थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये लो मान लो आपका कोई बैटरी हो गया, और इससे क्या हो गया, आपका कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई कैपेसिटर हो गया, ठीक है। और ये मान लो इधर ऑन ऑफ का है, फिलहाल के लिए ये ऑफ है, ठीक है, करंट नहीं आ रहा है मतलब, और ये क्या हो गया, इसी सर्किट से हमने जोड़ दिया, ओके। ये क्या हुई, रेजिस्टेंस ले ली, ठीक है, ओके। अब देखो क्या होगा, आपने बैटरी है तो इससे क्या होगी, करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो ये करंट आ रही है
ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है पहले, ठीक है। फिर ये क्या हो जाता है, देखो इस वाले सर्किट को ऑन करने पे क्या हो रहा है, ये चार्ज, ठीक है। एक साथ पूरा क्या होता है, चार्ज होता है पहले। जब हम क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ऑफ, और ये अपनी सारी की सारी क्या कर देता है, जो भी एनर्जी स्टोर की थी वो क्या कर देता है, बल्ब को दे देता है, और बल्ब आपका क्या हो जाता है, जल जाता है। वैसे ही अब जो इसने सारी की सारी बल्ब को दे दी, तो ये क्या हो गया, फिर वापस से डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ऐसे ये वापस क्या करता है, चार्ज करता है, वापस ये एनर्जी स्टोर करता है, वापस क्या देता है आपके बल्ब को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमने देख लिया कि कैपेसिटर का ये काम होता है, और ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और आप इसका नॉर्मली क्या करते हैं, सिंबल लिख लो कैपेसिटर का, ठीक है, ऐसे। ये जो दो वायर से के होते हैं ना बाहर, वो, ठीक है। और ये आपको क्या डीसी पार्ट में दिया हुआ था, साइन होते हैं कहीं भी आपको ऐसा साइन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो भी क्या होगा, आपका कैपेसिटर का साइन होगा, ओके। अब देखो हमने क्या देखा, कैपेसिटर ये होता है, कैपेसिटर का अगर यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपको एक अलग से, ताकि आपको इन फ्यूचर कैपेसिटर देखने का मौका मिले, तो आप थोड़ा सा पहचान लो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं कहीं कंडेंसर भी लिखा हुआ जाता है, ओके। ये आपका कैपेसिटर का हो गया। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि कैपेसिटर क्या करता है, आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और एक साथ क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो अलग अलग कैपेसिटर होते होंगे, फिर तो आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। और कैपेसिटर की जो मतलब क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है कि उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाई तो उसने कितनी स्टोर की, ठीक है, कितने चार्जेस उसने स्टोर किए, ठीक है। तो वो क्या होगी, उसकी कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। तो आप एक हेडिंग डालेंगे कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, कैपेसिटेंस। कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। ये क्या हो गया, आपकी कैपेसिटी हो गई, इसी कैपेसिटर की क्या करने की, चार्ज को स्टोर करने की पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो मेटल है, उसको हमने क्या कर दिया, कोई चार्ज दे दिया, और फिर हमने देखा कि उसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है। भाई चार्ज स्टोर करोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो देखो मान लो मैंने क्या किया, ये कोई मेटल आपकी थी और इसको मैंने क्या किया, कोई Q चार्ज दिया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपका मैं Q प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, आपका V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Q, जितना चार्ज होगा उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जब मैंने प्रोपोर्शनल का साइन लगाया तो क्या आया, 1/c Q, Q इक्वल टू आपका क्या हो गया, C। अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या निकल के आया, और C वस्तु क्या हो गया, Q/E। तीनों फॉर्मूले कहीं ना कहीं कैसे न कैसे चेंज करके हमें काम में ले लेना है, ओके। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या यूनिट होती है, क्या डायमेंशन होती है, और किन किन पे कैपेसिटेंस आपकी डिपेंड करती है। तो नंबर 1 आप लिखेंगे कैपेसिटेंस होता है, तो ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऑलवेज ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ओके। तो ये भी आप लिख सकते हो पॉजिटिव,
ठीक है। थर्ड आपकी क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होती है। ओके, तो देखो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, फेरेड। ओके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। ठीक है, आप देखो इसकी डायमेंशन लिख सकते हो आप क्या खुद है। देखो आप नॉर्मली ऐसे सोच के देखो कि कूलम, कूलम क्या क्या करते हो, डायमेंशन ऑलमोस्ट जानते हो। वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, वर्क, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन के लिए जानते होंगे कितनी यूनिट होगी, फिर से नीचे चार्ज की यूनिट आ गई, यहाँ वाली ऊपर चली जाएगी तो ये चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, वर्क डन की यूनिट आ जाएगी। देखो चार्ज की क्या होगी आपकी A1 T1, और आपकी वर्क डन की क्या होगी M1 N1 T M2 M1 N2 T माइनस 2, और ये आपकी क्या होगी A1 T1। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, और ये भी हम अगर डायमेंशन के तौर पे ऊपर लिखना चाहे तो ये क्या हो गया T2, और ये ऑलरेडी अपना क्या था A2 T2, तो ये क्या होगी M-1 N-2 T4 A2, ये इसकी क्या होगी आपकी डायमेंशन। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, कोई एक मान लो स्फेरिकल स्फेयर लेते हैं, कंडक्टिंग स्फेयर लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं हम चार्ज करते हैं। ओके, ठीक है, सब नंबर 4 लिखोगे, और उससे क्या करेंगे, मतलब जो भी हम कंडक्टिंग स्फेयर लेंगे उसको कोई चार्ज देंगे, फिर उसकी क्या निकालेंगे हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, और वो आएगी, उससे भी क्या करेंगे हम देखेंगे कि इसकी डिपेंडेंसी और किस किस के ऊपर होती है। ओके, तो आप लिखोगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। मैं आपको इसको आइसोलेटेड इसलिए बोल रही हूँ, समझ आ रहा था कि इसका कोई काम नहीं है बाहर से कुछ भी लेने का लेने का। ठीक है, इसको आइसोलेट कर दिया गया है। ओके, ठीक है, तो मान लो ये क्या हो गया आपका कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, और इसको कोई चार्ज मैंने क्या दे दिया, वो दे दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है कंडक्टिंग स्फीयर के कंडक्टिंग जो भी होता है वो अपने स्फीयर अपने आउटर स्पेस पर क्या रखता है, चार्ज रखता है, और इसकी क्या होगी रेडियस मान लो r होगी। तो देखो इसका पोटेंशियल क्या होता है V बराबर kq/r। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि इसकी वो अपने पास में क्या आई थी, कैपेसिटेंस क्या आई थी, कैपेसिटेंस मतलब हमने जब इसका पहले फाइंड आउट किया था तब हमने देखा था कि मतलब यहाँ से हमने देखा था कि C = क्या है Q/V, तो यहाँ से भी क्या करते हैं पर Q/V निकाल लेते हैं। तो देखो या इसको या तो इधर कर दो या इधर कर दो, तो K/R और Q/V, इधर क्या हो गया 1, तो R इधर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया R/K Q/V। ठीक है, तो R/K आपका क्या होता है C। ठीक है, Q/V क्या हो जाएगा आपका C। देखो ये क्या हो गया C, तो C = अपने पास में क्या आ गया R/K। देखो यहाँ पे C = क्या आ गया R/K। K का क्या होता है अपने 1/4πε0। ठीक है, तो R बराबर क्या हो गया 1/4πε0, और ये क्या आ गया 4πε0 R। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटेंस आ गई। हमने यहाँ से क्या देखा है, और अगर हम चाहें ये तो हमने क्या लिया है वैक्यूम, अगर हम देखना चाहें कि मीडियम के अंदर क्या होती है कैपेसिटेंस इसकी, तो वो क्या हो जाएगी C = 4πε0
कैपेसिटेंस बढ़ जाती। तो ये क्या कर गई आपकी सेफ एंड साइड पे भी डिपेंड कर गई और आपकी क्या कर गई मीडियम पे भी डिपेंड कर गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने पास में कितने पॉइंट हो गए थे? चौथे पॉइंट पे क्या लिख गया? इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सेफ एंड साइज। ठीक है, और आप सेकंड वाला पॉइंट पे लिखेंगे इट डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, आपकी क्या करेगी ये मीडियम पर भी डिपेंड करेगी। अब देखो, अब अपने पास में क्या आता है, हमने यहाँ क्या देखा कि अपनी कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है Q बाई V। तो क्या यहाँ से भी हम चेक कर लें कि क्या ये चार्ज पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, अदरवाइज नहीं करती है। यहाँ से आपके अच्छा सा ट्विस्ट लेके आएगा। तो देखो मैं क्या करती हूँ, आपके कोई दो स्पेड ले लेती हूँ। ठीक है, कंडक्टिंग स्पेड ले लेती हूँ, उनको क्या करती हूँ चार्ज देती हूँ। एक को मान लो 2 चार्ज देती हूँ, तो एक को मान लो 2 चार्ज देती हूँ, और वहाँ से मैं ऐसे निकाल के देखूंगी कि उनकी कैपेसिटेंस क्या अलग अलग आई, अदरवाइज सेम आई। ठीक है, तो ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा 5वां पॉइंट हो जाएगा। और अब यहाँ क्या कर रहे हैं, इसकी डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास में जो स्पेड था उसको मैंने क्या दिया Q चार्ज, और इसकी रेडियस क्या थी आपकी R, और ये क्या है आपका एक सेकेंड स्पेड। ठीक है, उसको मैंने क्या दिया चार्ज 2Q। ठीक है, अब देखो इसका पहले वाले का पोटेंशियल क्या है, ये क्या रखा है कंडक्टिंग स्पेड। ठीक है, दोनों के दरमियान क्या है कंडक्टिंग स्पेड। ओके, अब देखो इसका पोटेंशियल क्या हो गया V बराबर KQ बाई R, और सेकंड वाले का क्या हो गया V बराबर 2KQ बाई R। हमें क्या निकालना है, दोनों की कैपेसिटेंस निकाल के चेक करना है। तो इसकी क्या निकालेंगे, C1 बराबर क्या हो जाएगा Q बाई V, तो V की जगह क्या लिख देंगे KQ बाई R। तो अपनी C1 बराबर क्या आ गई R बाई V। ऐसे कैसे क्या करो सेकंड वाले की निकाल के देख लो। ठीक है, तो C2 क्या हो गया आपके 2Q अपॉन 2KQ बाई R। तो C2 भी अगेन क्या आ गया R बाई K। यहाँ से क्या आया है अपने पास में एक बहुत अच्छा सा पॉइंट निकल के आया है, जो आप यहाँ पे ऐसे याद करते हो ना कि यार क्या बताइए बराबर है तो उस पर डिपेंड करती है, बट क्या करती है ये ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कैपेसिटेंस does not depend on charge and potential। ठीक है, ये क्या कर लिया हमने, इसकी क्या कर ली है डिपेंडेंसी चेक कर ली। ये भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं R को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है कैपेसिटेंस में क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मीडियम चेंज कर रहे हैं तो अपनी कैपेसिटेंस क्या आ रही है प्रोपोर्शनल टू अपसाइड। ठीक है, मतलब मीडियम के ऊपर भी क्या हो रही है डिपेंड कर रही है। अब चलो अब हम ऐसा देखते हैं कि किसी मतलब हमने पहले क्या बोला कैपेसिटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का। अब जरा ये भी चेक कर लें कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी स्टोर करता है, कितनी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, और क्या वो एनर्जी उसमें भी यूज करता है, क्या हीट की कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ले जाती है। भाई जब हम उसको घुमाते हैं लगे हो तो हीट भी तो प्रोड्यूस होती है, तो क्या वो भी अपनी एनर्जी ले लेती है। अदरवाइज जो भी पूरी की पूरी जो अपनी स्विच से गई क्या वो पूरी की पूरी ले लेता है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं अपने ये आपने उतार लिया ना सारा का सारा। ठीक है, बता देना मुझे। हाँ ठीक है, मैं आधा निकाल लूँ आधा लिखते हो, अदरवाइज आप बाद में लिख लेना, पहले आप समझ वरना फिर ये रहेगा।
में एक नई हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी चार्ज ए कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को हम जब चार्ज करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखो ये आपका क्या हो गया, कोई कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस आर हो गई। ओके, अब मान लो इनफाइनाइट में क्या था, हमारे टू चार्ज था। ठीक है, हमने क्या किया, शुरू में इसको क्या किया, एक उसका स्मॉल चार्ज, थोड़ा सा इसको चार्ज दे दिया और फिर हमने देखा कि इसकी कितना वर्क डन हुआ, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना यहाँ पे वर्क डन किया और इसका पोटेंशियल आपके ऊपर क्या आता है, Q/R। ठीक है, अब देखो, अब आप लिखोगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, आपका वर्क डन क्या होता है, ठीक है, तो आपका dt क्या हो जाता है, dw बाई dq। ठीक है, ओके, मान लो वो जब इनफाइनाइट में था तो उसका पोटेंशियल क्या था, इनफाइनाइट में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को कितना मानते हैं, 0 मान के चलते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये मान लो कि आपका क्या था, इनफाइनाइट में कोई पोटेंशियल था और ये क्या हो गया 0, तो v बराबर क्या हो गया, dw बाई dq। ठीक है, तो v मैं यहाँ पे देखे करती हूँ, dw ले लेती हूँ, कितना आया d dq। ये तो क्या हो गया, ये वाला वर्क तो कौन सा है, छोटे से चार्ज को जब बदला है। ठीक है, हमें तो क्या करना है, पूरा का पूरा इस टू चार्ज यहाँ पे लेना है, इसको पूरे कंडक्टिंग स्फीयर को टू चार्ज पूरा प्रोवाइड करवाना है। तो इंटीग्रेट कर दो, आपका dw पर क्या हो जाएगा, v dq, और क्या दे रहे हैं, 0 से 2 चार्ज तक दे रहे हैं और अपना क्या है, ये v बराबर क्या होता है, K/R। ठीक है, और ये क्या हो गया dq। तो आगे वाले को थोड़ा सा नीचे दिखने से होगा। ठीक है, तो ये बाई आर क्या होगा, बाहर निकाल दो। ठीक है, ये क्या हो गया, K dq, और ये क्या हो गया 0 से q, ये क्या हो गया आपके dw। ठीक है, अब आपके इंटीग्रेट करने पर क्या आ रहा है, K/R 2 स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या लग गई आपकी 0 से 2। हमने क्या देखा था कि अपना जो c होता है वो क्या होता है R/K, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 into 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया c और ये क्या आ गया आपका R/K, तो ये क्या आ गया 1/c। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 2। तो वर्क डन आपके पास में क्या आता है, यहाँ पे 2 स्क्वायर में 2c। हमें क्या देखना है, हमें तो देखनी है स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपका एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो भी वर्क डन होता है वो क्या होता है, u इनिशियल, u फाइनल माइनस u इनिशियल। इनिशियली आपका चार्ज क्या था या पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इनफाइनाइट में 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 0, ये क्या थी इनफाइनाइट में, तो ये पूरी की पूरी क्या आ गई u² में
अब देखो Q इक्वल टू क्या होता है, CV हमने देख रखा है या हमने निकाला था इस फॉर्मूले के अंदर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो Q इक्वल टू क्या आ गया, Q की जगह क्या रख देते हैं, C स्क्वायर V स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, 1/2 CV स्क्वायर। अदरवाइज CV को क्या बोलते हैं, Q। तो इसको क्या हम ये भी बोल सकते हैं 1/2 QV। इतनी एनर्जी क्या होगी आपके कैपेसिटर के पास में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी हम कंडक्टिंग स्फीयर है उसके पास में इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब देखो, अब हमने क्या आपके कभी कभी ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, कि क्या स्फेरिकल पोटेंशियल या आपका स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आप नोट डाल के ये भी लिख लो या लिख के समझ लेना आप इसमें, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्फेरिकल कंडक्टर की आपकी सी कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, Q स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आप देखो आपकी अर्थ है इसको भी क्या मान के चलते हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी। तो जब देखो इसकी जब कैपेसिटी फाइंड आउट की गई ना, ऐसे यहाँ से स्फेरिकल वाला वो लेके देखो, स्फेरिकल वाला क्या था, अब एक पॉइंट यहाँ पे एक और लगा लीजिए, प्रैक्टिकली कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये क्या आ गई, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपकी रेडियस कितनी होती है, 64 किलोमीटर। ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, 1/9 × 10⁻⁹। तो C बराबर आपका ऑलमोस्ट क्या आता है, 711 माइक्रो फेराड। ठीक है, अब देखो हमने शुरू में क्या बोला था, कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या है अपनी, फेराड। यहाँ पे जब हमने अर्थ की फाइंड आउट की ना कैपेसिटेंस, तो अपने पास में कितनी आई, 711 माइक्रो फेराड, यानी माइक्रो में आई है ये। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि फेराड एक बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। जब अर्थ की इतनी आई है तो अर्थ पे जो बाकी सारी थिंग्स होगी उनकी क्या आएगी, कि कहाँ से ज़्यादा आ सकती है, जब इतनी बड़ी अर्थ है उसकी भी इतनी है। ठीक है, तो आपकी अर्थ की क्या आ जाती है, 711 माइक्रो फेराड, और आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। तो ये आप नोट कर लेना, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अब देखो हमने क्या किया, और थ्योरेटिकली इसकी कैपेसिटेंस क्या मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट होगी, मतलब अर्थ सबसे बड़ी तो क्या है कैपेसिटेंस होगी। तो ऐसे